आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री डायनेमिक्स पे। और आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन जो है मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे कल ही लॉन्च कर दिया है। दूसरा वीडियो जो है वो आज बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से मैं पहले आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप लोग चैनल को प्रमोट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, तो इससे बाकी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर मुझे रिस्पॉन्स और अच्छा मिलेगा तो मेरा नेक्स्ट इनिशिएटिव हो सकता है कि मैं बीपीएससी के जो 10 ईयर के क्वेश्चन है उसको आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो उससे पहले लेकिन आप लोग का फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैंने कल भी आप लोग को ट्रेंड्स बताया था कि अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको बाकी भीड़ से अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम में तो हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री और करंट अफेयर एक दो ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको बहुत स्ट्रांग कमांड की ज़रूरत है। और स्ट्रांग कमांड ऐसे नहीं कि आप कोई जो है फैक्ट या कुछ भी ऐसे रट के चले जाओगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। और आज के क्वेश्चन में इस चीज को मैं प्रूव करके आपको बताऊंगी कि कितना डेप्थ का जो है यहाँ पे जरूरत हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगेन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन का कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा लेंदी किया गया और स्टेटमेंट थोड़ा और ज्यादा वास्ट करने की कोशिश की है, ताकि बच्चे के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो सके और वो क्वेश्चन को लेंदी समझ के कोई मिस्टेक कर सके। अब यहाँ पे मिस्टेक आप अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। तो अब देखो ये क्वेश्चन इसमें है कि क्रोनोलॉजी को आपको समझना है। अगर क्वेश्चन तरीके से रीड नहीं करते हो तो देखो गलत हो सकता है। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि लास्ट डायनेस्टी टू फर्स्ट डायनेस्टी। अब जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन को देखे जब क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में यही होता है कि फर्स्ट टू लास्ट हो सकता है। बट यहाँ पे आपको लास्ट डायनेस्टी से लेके फर्स्ट डायनेस्टी करना है। अब अगेन यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक है, वो बहुत अच्छा काम करेगा अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें आते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं तो अगर इसके बारे में पता है, मामलुक डायनेस्टी के बारे में। अब ये मामलुक डायनेस्टी जो है इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पे आपको मामलुक डायनेस्टी दिया गया है ताकि अब ये उनको पता होगा जिन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा। मामलुक जो है इसको अलग अगर आपने पढ़ा होगा तो स्लेव डायनेस्टी पढ़ा होगा, गुलाम वंश पढ़ा होगा। बट जो स्लेव डायनेस्टी है उसको ही मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। और तीसरा नाम भी इसका है, इसका तीसरा नाम जो है उसका नाम है इलवारी तुर्क। तो इस तरह का अगर तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आपको समझ जाना है कि ये स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश के बारे में ही पूछा जाएगा। तो अगर आपको मामलुक पता है, जो कि इससे ही आपका दिल्ली सल्तनत का जो है शुरुआत किया जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया लास्ट टू फर्स्ट। तो लास्ट टू फर्स्ट जब ही है तो ये दो वाला तो पहले नहीं होगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक में अगर आप जाओगे तो आप देख लो कि यहाँ पे दो कहीं पहले तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद अगर आपको पता है तुगलक और खिलजी के बारे में, तो अगर मामलुक के बाद आपका दूसरा डायनेस्टी कौन सा आता है, खिलजी डायनेस्टी। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग मामलुक डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, इसके फाउंडर कौन है क्या है नहीं है। तो मामलुक डायनेस्टी को जो है वो उसको बोला जाता है कि ये पहला दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने इस डायनेस्टी को क्या किया था, फाउंड किया था 1206 में, 1206 में। और ये बोला जाता है कि मामलुक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 84 साल का था, 84 ईयर्स का था। और इसका पूरा अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1206 से लेके 1290 तक माना जाता है इसका टाइम पीरियड। और इसके फाउंडर के बारे में तो पता चल गया आपको। और इसमें बहुत सारे आपके फेमस जो है रूलर्स आते हैं, जैसे कि रजिया सुल्तान के बारे में है, इल्तुतमिश को देख लो, या कुतुबुद्दीन ऐबक है या बलबन है। तो ये फेमस रूलर्स जो है ये मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरा डायनेस्टी अगर आप देखोगे तो वो है आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का आप देखोगे तो खिलजी डायनेस्टी आपका इसकी शुरुआत जो है वो 1290 में होती है। और 1290 के बाद से जो है 320 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। और खिलजी डायनेस्टी का अगर फाउंडर बोला जाए कि इसको इसको किसने फाउंड किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। और खिलजी डायनेस्टी में भी आपके काफी प्रमुख जो काफी पॉपुलर रूलर थे वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। और इनकी जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी या चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारे रिफॉर्म्स हुए थे। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो बाकी जो आप राजा बनेंगे जाके, चाहे आपका शेरशाह हो चाहे आपके अकबर हो, तो कहीं ना कहीं उनके पॉलिसीज को वो भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपका
अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है। तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1290 से लेकर 320। उसके बाद आता है आपका तुगलक डायनेस्टी। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जिसका सबसे लंबा समय काल होता है, तो वो होता है आपका तुगलक डायनेस्टी का। अब तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है गयासुद्दीन तुगलक, और ये डायनेस्टी आपका बनता है 1320 में। अब तुगलक डायनेस्टी में भी आपके काफ़ी फेमस रूलर्स आएंगे, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक तो है ही, ठीक है, इनको गाजी मलिक भी बोला जाता है। इसके बाद आप कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में काफ़ी इनको समय से पहले मतलब जो है राजा के जैसे दर्जा दिया जाता है, जिनको बोला जाता है कि कभी कुछ कुछ इतिहासकार उनको मूर्ख राजा का भी दर्जा देते हैं। और उनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो उन्होंने जो है तुगलकाबाद जो है दिल्ली से तुगलकाबाद शिफ्ट कर दिया था कैपिटल। उनके टाइम पे जो है टोकन करेंसी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए थे। तो उनके अपने पॉलिसीज़ के लिए उन्हीं के टाइम पे जो है बहुत कोई फेमस सा ट्रैवलर इंडिया में आया था, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद आता है आपका यहाँ पे सैयद डायनेस्टी। तो अगर आप सैयद डायनेस्टी के भी फाउंडर को देख लेते हैं, सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है आपके खिजर खान, और इनका टाइम पीरियड है आपका 1442 से लेके 1421 तक। अब इसको इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो अब लास्ट टू फर्स्ट बोला जा रहा है, तो लास्ट में आपका सैयद सैयद हो जाएगा, उसके बाद आपका तुगलक हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलजी हो जाएगा, और खिलजी के बाद आपका मामलुक हो जाएगा। तो फिर आंसर पे आप पहुंच जाओगे 1342, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज नॉट फाउट बाय बाबर। अब इसी क्वेश्चन में इसी ये 70th बीपीएससी का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये सेम क्वेश्चन सेम ईयर में आपको बाबर से 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया गया। और बैटल जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो तो हिस्ट्री में बैटल्स पूछे जाते हैं, बट अब बैटल्स में आपको ये नहीं पूछा जाता कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, क्योंकि पता है ये सबको पता होगा। तो अगर एलिमिनेशन करना है, बाकी लोगों को छांटना है, तो वो जो टेक्निक है क्वेश्चन का वो भी चेंज होते जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन को किस तरह से और फ्रेम किया जा सकता है, दूसरे बार इस क्वेश्चन को कैसे रिपीट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट। अब अगेन क्वेश्चन में अगर आपने मिस कर दिया, तो आप अगर किसी ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, बाबर देखा बैटल ऑफ पानीपत देख के आंसर टिक कर देगा। बट कहीं ना कहीं हमें एक और जो है रणनीति अपनाने की जरूरत है, वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अगर जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो वन बाय वन सारे बैटल्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब इसका आंसर तो बैटल ऑफ कन्नौज होगा, और ये 1540 में हो रहा है। इतने टाइम तक तो बाबर की डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटल ऑफ कन्नौज में बाबर नहीं होंगे, क्योंकि बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होते हैं, जिनको विजय प्राप्त होती है। तो बैटल ऑफ कन्नौज से बाबर का कोई कनेक्शन नहीं है। बट बाबर का अगर बैटल आ जाए तो कैसे याद रखा जाए, क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ों को समझना, उसको दिमाग में फिट करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो इसका एक ट्रिक है, बाबर का अगर बैटल आता है तो इनका पहला बैटल जो है वो पानीपत है, ठीक है। पानीपत के बाद आपका उनका दूसरा बैटल जो है वो चंदेरी का बैटल है, और पानीपत के बाद खानवा का है, खानवा के बाद चंदेरी का, चंदेरी के बाद घाघरा का। अब इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि बाबर से पानी पानी पिया, फिर चांद देखा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ये ट्रिक है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैटल ऑफ पानीपत, फिर उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, खानवा के बाद चंदेरी, चंदेरी के बाद घाघरा बैटल याद कर सकते हो। अब यही यहीं से एक और क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन पेपर में फ्रेम हुआ, इसीलिए मैं इसको आपको बोल रही हूँ कि क्रोनोलॉजी याद रखो। मे भी आपको क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा बैटल पहले हुआ था। तो बैटल ऑफ पानीपत पहला हुआ था, और लास्ट बैटल उन्होंने क्या लड़ा था, घर गया, जिसको हमने ट्रिक में बताया था घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। अब ये देखो क्वेश्चन आपको, ये एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन है, बोधिसत्व के बारे में। अब ये बोधिसत्व कंपैशन किनको बोला जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बोधिसत्व से आ गया। तो महायान बुद्धिज्म से है ये क्वेश्चन, महायान बुद्धिज्म से। अब बुद्धिज्म में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध के जो भी आपके रिलेटेड चीजें हैं उनका नाम क्या था, कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, से कौन कौन सा उन्होंने जगह को एक्सप्लोर किया था, या फिर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से हम क्या करते पढ़ लेते फिर। लेकिन अब देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, अब यहाँ पे बोधिसत्व के बारे में पूछा गया है। और बाकी एग्जाम का भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी इस चीज को फोकस किया जा रहा है। यूपीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा,
अब लेक्तेश्वरा, ठीक है, ये ही क्या है आपके, इनको ही बोधिसत्व ऑफ कंपैशन बोला जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है, दलाई लामा जो है वो, अब दलाई लामा कोई इंसान का नाम नहीं है, ये काइंड ऑफ पोस्ट है, बुद्धिज्म में होता है। तो इसको वापस से यहाँ पे जो है रीपोस्ट, मतलब पोस्ट किसको किया जाएगा, वापस से किनको चुना जाएगा, इस पे काफी सारा करंट करंट अफेयर में चीजें चल रही है। तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म से को रिलेट कर पूछ दिया जाए कि दलाई लामा का जो है मैनिफेस्टेशन जो है किससे किससे रिलेटेड है। तो ये आंसर आपका जो डी में आपको बता रही वही आपका आंसर हो जाएगा वापस से। उसके बाद देखो, आप बुद्धिज्म से काफी सारे क्वेश्चन है, पहला ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका बुद्धिज्म से था, अगेन यहाँ पे बुद्धिज्म से क्वेश्चन है। तो क्योंकि बिहार का क्वेश्चन, बिहार वाला एग्जाम है, तो वहां पे आपको क्योंकि बुद्धिज्म का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आपको बहुत कॉमन सी चीज है कि आएगा ही आएगा। अब देखो स्तूपास से क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर आपको याद होगा तो स्तूपास जो है वो काफी इनका रेलिवेंस है किस चीज में, बुद्धिज्म में है। दो चीज होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, चैत्य और विहारास। चैत्यास क्या होता है, विहारास क्या होता है। विहारास जो होता है वो आपका जहाँ पे मॉन्क और जो भिक्षु मुनि है जहाँ पे रहते हैं उसको विहारास बोला जाता है। और चैत्यास अगर आपको पूछा जाए तो चैत्यास जो है आपका वर्शिपिंग प्लेस होता है किनका, बुद्धिज्म में। तो ये चीज आपको मैंने बेसिक डिफरेंस बताया, ये यूपीएससी में पूछा है आपको। अब यहाँ पे स्तूपास के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा स्तूपा, आप देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया हुआ था, अपना पहला उपदेश जो था दिया था, वो आसपास पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए इजी है कि अगर आपको याद होगा सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने दिया था, बट यहाँ पे सारनाथ नहीं लिखा हुआ। अगर सारनाथ लिखा होता तो सबको पता होता कि, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा हो सारनाथ के बारे में, तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेते, बट उन्होंने धम्मिक स्तूपा बता दिया। अब जो थोड़ा सा डिटेल में गए होंगे एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो सारनाथ को ही धम्मिक, वहीं पे धम्मिक स्तूपा है। और सारनाथ से एक और चीज आपको बहुत फेमस है, जिस जो आपका नेशनल एम्बलम है, जिसमें आपका जो है, जो आपका नेशनल सिंबल है, वो भी आपका सारनाथ से ही लिया गया है। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला सरमन जो है वो कौन सा स्तूपा, कहाँ से क्या एसोसिएशन है। अब ये तो दे दिया, लेकिन थोड़ा ऑप्शन में भी देख लेते बाकी ऑप्शन क्या है। अब जितवाहना स्तूपा जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये स्तूपा जो है गिफ्ट किया गया था किनको, गौतम बुद्धा को। एक बैंकर थे जो कि बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, उनका नाम था अनंत पिंडा, जिन्होंने गिफ्ट किया था इनको अपना जगह, अपना पैसा, और उसी से उन्होंने जितवाना स्तूपा बनाया था उत्तर प्रदेश में। थर्ड है सांची स्तूपा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और महाबोधि स्तूपा जो है बिहार में है। तो हमें धमेक स्तूपा जिसको सारनाथ बोलते हैं वो थोड़ा याद रखने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का तो नहीं है, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे ये पॉलिटी में भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट हमें देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। अब नॉट, अगेन नॉट देखना है कौन सा इसमें से पॉवर्टी एस्टिमेशन से इंडिया में रिलेटेड नहीं है। तो अलग कमेटी है आपका, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, जो राजा चेलिया कमेटी है वो आपका टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो वुमेन्स हिस्ट्री है, वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में, ये अलग से आपका मेंस में क्वेश्चन आता है। तो प्री में भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वुमेन्स का, इवन जो कुछ हिडन पार्ट है हिस्ट्री का, जो ट्राइबल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर आपके फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन हो जाए, वो एरिया को भी टच किया जा रहा है, वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो वुमेन्स वाले सेक्शन से आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको वापस से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस चीज का सबूत है। ये देखिए, दिस फ्रीडम फाइटर वाज गिवन द नेम ऑफ झांसी ऑफ ट्रेवनकोर बाय महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन को उलट के यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकम्मा चेरियान हो जाएगा। और जो अकम्मा चेरियान है आपके केरला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने देश सेविका संघ बनाया था 1938 में। और इसके साथ साथ वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते, क्योंकि अब ये भी देख रहे हो कि आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको नॉर्थ, जो नॉर्दर्न पार्ट है उनके वुमेन कंट्रीब्यूशन से नहीं पूछा जा रहा, साउथ से पूछा जा रहा। तो थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी ऑप्शन अगर देखा जाए, चक्काली इलिमा, ये जो है ये तेलंगाना रिविलियन हुआ था, जो कि आपका 1940s टाइम पीरियड में होता है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है, जो कि जो जमींदार क्लास होते हैं उनके खिलाफ ये लड़ती हैं, तो ये आपका उससे रिलेटेड है। ये पद्मजा नायडू, ये सरोजिनी नायडू के डॉटर हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की फोर्थ गवर्नर होती हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका अगेन न्यूज में था
और काफ़ी एडिटोरियल इस पे आए हुए हैं। वेलु नाचियार, ठीक है? ये जो है आपकी महारानी है शिवगंगा से, और ये पहली महारानी है जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह लड़ा था। जनरली हम लोग यही याद रखते हैं कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखते हैं, बट साउथ को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है हिस्ट्री में, तो थोड़ा देखने की जरूरत है। वेलु नाचियार जो है कि 1796 में इनकी डेथ हो जाती है, जो कि लड़ती है किनके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, on hearing of the Sahajanand Saraswati arrest during the Quit India movement, which of the following decided to observe 28th April as a All India Swami Sahajanand Day in protest of incarnation by the British Raj? अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि नहीं भी अगर आपको पता है, कुछ नहीं पता है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे अगर आप दिमाग को शांत रख रहे हो तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो? क्योंकि आप दे रहे हो एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम, और यहाँ पे आपका किन के बारे में है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है आपका बिहार के इतिहास में। तो अब इस चीज के बारे में अगर क्वेश्चन फ्रेम किया गया, और यूपीएससी बीपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है कौन सा, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये सब कुछ पर्सनैलिटी है जिनसे सहजानंद सरस्वती हर साल आपका क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में आता ही आता है। तो अब महात्मा गांधी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम चांस है इनके बारे में, क्योंकि आपको बिहार यूपीएससी में दे रहे हो तो एक पर्सनैलिटी बेसिस पे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस का आप कहीं कनेक्शन ज्यादा नहीं देखोगे अगर बहुत अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हो। जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, बट क्योंकि ये बिहार का क्वेश्चन है तो आप उस पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो राजेंद्र प्रसाद पे। उसके बाद क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको अगेन एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सोर्स डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से हुआ है। द कार्ले सर्कुलर वाज इशू ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? ये कार्ले जो है, पहले कार्ले सर्कुलर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कार्ले सर्कुलर के अंदर ये था कि लॉर्ड कर्जन जो थे, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है आपको, तो वहां पे अब ये आपका कार्ले सर्कुलर लॉन्च किया गया था कब, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे आपको देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो काफी सारा पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे। अब इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जो विद्यार्थी हैं वो अगर प्रोटेस्ट का पार्ट बन जाते हैं तो इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था बच्चों को, वो विड्रॉ करना शुरू कर दिया। जो मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बच्चों को, वो सब सपोर्ट विड्रॉ करना शुरू करते ताकि उनके अंदर इस चीज को लेकर खौफ आए कि शायद वो इस चीज से प्रोटेस्ट को करना बंद कर दे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देख लो स्वदेशी मूवमेंट से आपको जनरली 1905 में वैसे आया था ये चीज, अगर आपको पता हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था। स्वदेशी मूवमेंट से पिछले बार भी क्वेश्चन, पिछले बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो कि आपको कांग्रेस सेशन वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है? तो क्वेश्चन आप थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा इन डेप्थ में जाके, और वो भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब द सीज ऑफ आर्कोट, ये सीज ऑफ आर्कोट जो है ये कौन सी किस चीज से रिलेटेड? अब देखो पहला क्वेश्चन आपने देखा कार्ले सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है, सीज ऑफ आर्कोट किससे रिलेटेड है। तो अगर बहुत डेप्थ में जा रहे हो हिस्ट्री में तभी क्वेश्चन फ्रेम मतलब समझ सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन इस तरह का नहीं आ रहा है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर आंसर जो है उस पर पहुंच पाओगे। अब सीज ऑफ आर्कोट का अगर देखा जाए आंसर, तो आपका सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है उससे रिलेटेड है, और सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है 1749 से लेकर 1754 के बीच में होते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि प्लीज क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का लेवल हिस्ट्री को थोड़ा टफ किया जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन और अलग तरीके से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो 1749 से लेकर 1754 के बीच में होता है। और बाकी वॉर के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी आपको पता होगा 1757 है, बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में है। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1775 से 1782 में है। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है 1848 से 49 के बीच में। अगर आप उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड कर्नाटिक वॉर हो जाएगा, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा, फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो सबसे लास्ट में हो जाएगा। अगेन देखो मैंने बोला ना क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे अगेन क्रोनोलॉजी में बोले कि इनको आप एक क्रम अनुसार जो है इसको लगाओ, तो क्रम अनुसार तभी आप लगा पाओगे जब आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि एनेक्सेशन बाय ब्रिटिशर, ब्रिटिशर जो है किस तरह से उन्होंने
जो पूरे राज्य थे, जो प्रोविंशियल स्टेट थे, उनको किस तरह से उन्होंने अपने अंदर में किया था, किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाया था, इस तरह के सवाल आते थे, बट इस तरह का सवाल नहीं आ रहे। तो इसका क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए तो सतारा सबसे पहले है, जो कि महाराष्ट्र में है। सतारा के बाद उन्होंने क्या किया था, संबलपुर। अब यहाँ पे संबलपुर है, हो सकता है कि अगली बार आपको जयपुर डाल दिया, आपको ऐसा पूछ दिया कि जयपुर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आया था कि नहीं आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो जयपुर भी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आता है, कब, 1849 में। और उसके बाद आपका आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद आता है आपका झांसी, झांसी के बाद आता है नागपुर। ये तो आपको समझ में आ गया। बट जो अवध है उसको भी मिसकंडक्ट के बेसिस पे उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का प्रशासनिक सेवा जो बहुत बेहतर काम नहीं करे, इसीलिए उन्होंने अवध को भी अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था, कब, 1856 में। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर आपका, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको आंसर तक खुद खुद से इसमें से पहुंचना है। अब ये वाला देखो, रिवोल्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वहाबी मूवमेंट से काफी बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन वहाबी मूवमेंट का यहाँ पे देखो नाम चेंज करके किस तरह से डिफिकल्ट किया गया। ऑफ्टन कंसिडर द फर्स्ट आर्म peasant uprising against the Britisher. This revolt soon took on religious hue. The revolt later emerged into a Wahhabi movement, which revolt is being टॉक अबाउट हियर। अब कौन से रिवॉर्ड के बारे में बात किया, ये लंबा सा स्टेटमेंट डाल देते इसके बाद पूछते कि वन वर्ड में आंसर, लेकिन उसमें आपको काफी सारे फैक्ट्स छुपे हैं जिसको वन वर्ड समझना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट रिविलियन पूछा गया, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वहाबी मूवमेंट, और दूसरा जो है आपका इसमें हिंट है वो रिलीजियस। तो अगर देखा जाए तो रिलीजियस बेसिस पे अगर आप सारे मूवमेंट्स को देखने की कोशिश करते हो तो दो में आपको डाउट हो सकता है, एक फराजी में, एक नरकलवेरिया अपराइजिंग में। तो नरकलवेरिया जो है यही आपका बहावी मूवमेंट भी बोला जाता है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, तीतू मीर ने किया था। तो क्वेश्चन का तो आंसर ये हो जाएगा, बट बाकी मूवमेंट्स को भी देख लेते हैं। पागलपंथीज अपराइजिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने इसका इसका शुरुआत जो है करम शाह ने किया था। और इसका टाइम पीरियड बोला जाता है 1825 से लेकर 1835 के बीच है। फराजी अपराइजिंग जो है वो हाजी सरियतुल्लाह है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका टाइम पीरियड है 1838 टू 1857। अगेन क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। चुआर अपराइजिंग जो की है वो 1766 में भी हुआ था और 1834 में भी हुआ था। बट अगर क्रोनोलॉजी में आएगा तो आप 1766 वाला ही करोगे। और प्लीज लीडर का भी नाम याद रखो, पूछा जा सकता है। दुर्जन सिंह और लाल सिंह इससे एसोसिएटेड थे। अब देखो विनय दामोदकर, उनको वीडी सावरकर बोलते हैं। अब वीडी सावरकर से काफी सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। इवन अगर आपने यूपीएससी वाला एग्जाम देखा होगा तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको लास्ट डेट क्वेश्चन आए हुए थे, तो थोड़ा इसमें थोड़ा पढ़ के जाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन में कैसा ना कि थोड़ा क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते कि इसमें इनकरेक्ट करना है कि करेक्ट करना है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढा जा सकता है, कुछ नहीं पता है तो एक चीज बहुत फेमस है इनसे रिलेटेड। इन्होंने जो आपका 1857 का विद्रोह था उस पे उन्होंने काफी वर्क किया, उनका बुक पब्लिश हुआ था। और उस बुक का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस बोला जाता है। ये बुक उनका नाम बुक का नाम है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। और ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन 1906। और कृष्णा वर्मा जो थे इनसे रिलेटेड था ये। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जब करेक्ट हो गया आपको, ये सही हो गया, तो एलिमिनेशन यहाँ पे देखते कैसे काम करते हैं। दो अगर सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आपका डाउट जो है वो 1 और 3 में हो सकते हैं। तो अगर आपको बुक याद है तो उसके बाद आप इनकरेक्ट पे पहुंच सकते हो, 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट भी गलत लग रहा है, बट क्योंकि इसमें अगर, क्योंकि हमें 50-50 पे चलना है, एक तो उसमें सबसे इन अप्रोप्रिएट देखना जो कि सबसे ज्यादा इनकरेक्ट आपको लग रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपको कंप्लीटली इनकरेक्ट हो रहा है, तो वही आंसर हो सकता है। अगेन आप देखो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे ना लंबा क्वेश्चन देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और वो, अब लंबा क्वेश्चन आपने देखा, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है तो इसमें कुछ भी आप टिक नहीं कर सकते हो। तो या तो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या फिर गलत आंसर आंसर वहां पे मार्क कर देते हैं। तो मैंने बोला ना कि क्योंकि आप एक स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां की पर्सनैलिटी के बारे में आपको पक्का पूछा जाएगा। अब कुछ यहाँ पे क्या देखते हैं, कीवर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं। अब ये आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, अब यूएसए अमेरिका से दिया गया, पढ़ के आ रहे हैं तब 1929 में, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल फाइटर फॉर फ्रीडम्स ये बुक लिख रहे हैं, बुक नहीं भी पता है तो।
अगर लास्ट वाला देखोगे आप, पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द भूदान मूवमेंट एंड नव निर्माण आंदोलन। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव कौन होंगे इसमें से, पर्सनैलिटी में से देखने की कोशिश करें तो श्री कृष्ण सिंह पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत एक्टिव आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इनका बहुत बड़ा, अब देखोगे कि हाँ इंडिपेंडेंस, आप खासकर जो कांग्रेस का पहला मिनिस्ट्री बनता है बिहार में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनता है, वहां पे इनका रोल देखोगे, फिर फर्स्ट सीएम के रूप में इनको देखोगे। बट जो आंदोलन आपका रिवोल्ट जो है, खासकर जो उस संघर्ष में आपको अगर रोल देखने की कोशिश करोगे तो आप, अब राजेंद्र प्रसाद भी आपको प्रेसिडेंट बनने के बाद इनका भी रोल आप बहुत ज्यादा नहीं देखोगे कि कोई आंदोलन से जुड़ रहे हैं। अब जगजीवन राम में कंफ्यूजन हो सकता है और इनको भी एलिमिनेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको लिखा अमेरिका, अमेरिका से पढ़ के कौन आ रहे हैं, ठीक है, और नवनिर्वाण, तो फिर आप इस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे करके आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन अगेन रीजनल हिस्ट्री से, बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। द चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल बारी, पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर, जो है इनका कौन से एरिया में कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काफी बड़ा रोल था। तो ये इसका वन लाइनर क्वेश्चन था, वन लाइनर इसका आंसर हुआ। अब ये तो कोई भी एग्जाम उठा के आप देखोगे, कोई कोई भी वनडे एग्जाम देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि विलियम हॉकिंस जो वो लेटर लेके आते हैं जेम्स के, इनका किसके टाइम पे आते हैं कमीशन के लिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। बर्मा वो सेपरेटेड, सेपरेट कब होगा, क्योंकि सेपरेशन अगर आप देखोगे 1935 का एक्ट आता है जिसमें बर्मा को अलग करने की बात की जाती है, तो उसी एक्ट के, अब ये 20 तो होगा नहीं, 30 भी नहीं होगा, एक्ट में है तो ये 35 वाला आंसर दे दोगे। तो कल भी मैंने बताया था कि 1919 से जो आपका नहीं पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है इस बार आपको 1919 के एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दो ऐसा एक्ट है जहां से हर बार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब हु वाज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब इसका क्वेश्चन लॉरेंस है, इनका टाइम पीरियड याद रखना है 1864 से 1864 टाइम पीरियड बस आपको याद रखना है। बाकी कुछ और जो जैसे कि लिट्टन है, इनका अगर आप देखोगे तो गैगिंग एक्ट आया हुआ था, इन्होंने प्रेस पे क्या लगाया था, सेंसरशिप लगा दिया था। इनके टाइम में आपने अब देखा तो एज को जो है वो रिड्यूस कर दिया था, आईसीएस का जो इंडियन सिविल सर्विसेज में था। ऑकलैंड के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जो अल्बर्की, ये आपके पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज गवर्नर थे जो कि कब आते हैं आपके, वो भी बताओगे मुझे चैट सेक्शन में। अब जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, जो कि हिस्टोरियोग्राफी वाला सेक्शन, वहां से एक तो वीडी सावरकर से भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये भी हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड है। अब ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्यूडल, फ्यूडलिज्म से कौन एसोसिएट करते हैं किस चीज को, 1857 को। तो 1857 के बारे में आप देखोगे कि बीडी सावरकर बहुत, उनका बहुत जो है वो लिखा हुआ चीज है। उसके बाद आप देखोगे तो आरसी मजूमदार का लिखा हुआ है, एम एन रॉय का कुछ ऐसा नहीं है और नेहरू का भी नहीं, तो ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हो आप। आरपी दत्त और आरसी मजूमदार में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब क्योंकि फ्यूडलिज्म लिखा हुआ है, सामंतवाद लिखा हुआ है, तो सामंतवाद के खिलाफ जो है, सामंतवाद से रिलेटेड कौन बोलेगा, जो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होगा। तो आरपी दत्त जो है अब क्या है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, और आरसी मजूमदार जो है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के अंदर नहीं आते, तो इनका कोई चांस नहीं है आंसर होने का। अब ये क्वेश्चन आपका अगेन पीवाईक्यू, अगर आप अदर एग्जाम का देखोगे, अदर पीसीएस का देखोगे या फिर यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखोगे, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। द फर्स्ट टूम ऑफ इंडिया टू यूज ट्रू आर्क एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल, किसका था, तो ये आपका बलबन का टूम था। बलबन का जो है मकबरा जो बनाया गया था, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगेन बलबन जो थे वो आपको मैंने पहले बताया कि इलवारी तुर्क से है और स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इनका काफी मतलब इनका जो आप पॉलिसी देखोगे बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी था, जैसे कि इन्होंने आयरन पॉलिसी की बात की हुई थी। और इनका जो मकबरा जो मैंने बोला है, वो अगर आप कुतुब मीनार घूमने के लिए जाते हो तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे आपको इनका मकबरा मिल जाएगा, और यही इस वही एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का। तो आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आ रहा है। अगेन देखो सिख गुरु से, अब एक क्वेश्चन ऊपर आपने भी देख, एक पर्सनैलिटी से क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट डाल के पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर उसमें से 1-2 कीवर्ड अगर आप निकल लेते हो तो फिर आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। अब ये लिखा हुआ कि ही स्टैब्लिश द तारन तारन एंड करतारपुर टाउन, क्योंकि देखो करतारपुर टाउन जो था वो आपको बहुत ज्यादा, ये आपका करतारपुर आता कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और इसके अगर आपको पता है तो अभी
पूरे मतलब पूरे साल न्यूज़ में था। और ये आपका काफ़ी होली प्लेस है और सिख के लिए बहुत स्पेशल माना जाता है। तो जो आप करंट अफेयर में होगा उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। ही स्टार्टेड द मसन सिस्टम टू बी फॉलोड बाय एवरी सिख, ही गेव सपोर्ट एंड शेल्टर टू द प्रिंस खुसरो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरु अर्जन देव। अब एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो प्लीज अब गुरु नानक के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में, अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब देखो बाबर से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, बैटल पूछा गया था, फिर से देखो बाबर से ही क्वेश्चन, द लास्ट बैटल फॉट बाय द मुगल एम्पायर बाबर। तो बाबर का पहले देखो बैटल पूछा गया आपको, फिर से अब पूछा जा रहा है कि कौन सा बैटल किसके खिलाफ लड़ा था। तो बैटल आप मेयरली बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के नहीं जाओगे, आपको किसके साथ कौन सा बैटल हुआ था, चाहे पानीपत का बैटल किन के साथ हो रहा है, खानवा का बैटल किसके साथ हो रहा है, चंदेरी का बैटल किसके साथ हो रहा है, घाघरा का बैटल किसके साथ हो रहा है, वन बाई वन सब देखने की जरूरत है। तो ये बैटल जो है आपका कौन सा बैटल ऑफ घाघरा, ये लास्ट बैटल है 19 1529, 1529 में आपका ये लास्ट बैटल होता है। और ये बैटल जो इसको बैटल ऑफ घाघरा बोला जाता है। और किसके खिलाफ लड़ते हैं? मोहम्मद लोधी के खिलाफ लड़ते हैं। और इस बैटल के बाद ही क्या होता है, बैटल 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। और जैसे कि यूपीएससी में भी आपने देखा हो कि बुक एंड ऑथर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसी ट्रेंड को बीपीएससी भी कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख लो अब आगे बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आया हुआ, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जो है किन्होंने लिखा हुआ है। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन आपको बुक एंड ऑथर से आएगा, तो उसके लिए तैयार रहो पहले से। अब ये बुक अगर आप देखोगे काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी, तो इसको लिखा किसने? राजशेखरा ने लिखा है। ठीक है, अब राजशेखरा जो थे वो किसके कवि दरबार, किनके दरबार में कवि बने हुए थे? तो ये थे महेंद्र पाल। अब महेंद्र पाल से प्लीज पाला डायनेस्टी मत सोचना, ये प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे अदर बुक जो है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए तो। विघ्नेश्वरा जो है वो मिताक्षरा। ठीक है, जैनक जो है वो पृथ्वीराज विजय बुक लिखा है उन्होंने। और बिल्हन जो ये भी काफी फेमस है। तो बिल्हन ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये राजा होते हैं चालुक्य डायनेस्टी में, और विक्रम देव चरित्र बुक ये लिखते हैं। तो ये बुक एंड ऑथर, अगर आपका अच्छा मतलब आप लोग अच्छे से सपोर्ट करोगे चैनल को, तो मैं बुक एंड ऑथर पे अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।